जी हाँ दोस्तों, आखिर 11 अगस्त और 12 अगस्त के दरमियानी रात में ऐसा क्या हुआ जिसने सुबह सुबह 12 अगस्त को ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें संसद के बाद अब सड़क पर जिस तरीके से शुरू होने वाली हैं उससे कई इस्तीफे होंगे। आखिर सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में साधु संतों का ये जमावड़ा किस बात की तरफ संकेत देता है? मगर वो कौन से अधिकारी और अफसर हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी के खासम खास को इन्होंने कुछ ऐसे इनपुट दिए जिसकी बुनियाद पर केंद्र की मोदी सरकार आने वाले दिनों में खोखली होती जाएगी? तो क्या अब शाह के इस्तीफे पर मुहर लगने का वक्त आ गया, या फिर आज और कल, या फिर पूर्णतः ये माने कि आज ही आखिरी दिन है संसद के मानसून सत्र का, क्योंकि 13 अगस्त तक का तो टाइम है लेकिन 13 अगस्त को कुछ खास होना नहीं है। तो ऐसे में क्या अपनी लाज बचाने के लिए शाह संसद की तरफ आएंगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहे, क्योंकि ये खबर 12 अगस्त की सुबह सुबह नए सूरज के उगने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो सूरज ढलने की शुरुआत की सुगबगाहट का पहला कदम हो गया। दोस्तों 11 अगस्त की सारी हलचल हमने लगातार एक के बाद एक वीडियोस और शोज के जरिए आप तक पहुंचाई और दिखाई। संसद की कार्यवाही तो चल नहीं रही है, संसद के अंदर जो भी हंगामा चल रहा है, संसद के भीतर जो कुछ हो रहा है, उसकी तमाम डिटेलिंग हमने आपको एक एक करके लगातार दिखाई और उसका कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा उसका भी आपको दिखाया। कैसे देश का सत्ता पक्ष इस बात पर मजबूर हुआ कि राहुल गांधी के सामने आकर राहुल गांधी जवाब दो कि नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के खिलाफ में। मगर दोस्तों वो देर रात कौन सी बैठक और कौन सी मीटिंग हुई? राहुल गांधी ने किन लोगों के साथ में मीटिंग की जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन तो मजबूत हो ही रहा है, अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी? कौन से वो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन सहयोगियों को अब बीजेपी से मन भर जाने वाला बताया जा रहा है, और किससे इस बीच में तालमेल की सुगबुगाहट है? आपने देखा दोस्तों कि कल राहुल गांधी के सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के झुंड में घुस करके, जब वो लोग राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे उनके झुंड में घुसे और घुस करके किस तौर पर क्लास लगाया था, सब सकते में रह गए थे। टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले लोग भी उस मंजर को देखकर सकते में थे कि ये तो पहली बार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था, आप लोग कायर हो, आप लोग चोर हो, आप लोग डरपोक हो, और यही सारे शब्द उन्होंने अमित शाह के लिए कहा था। चारों तरफ से एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सांसद खड़े हुए थे, मगर वो कह रहे थे कि सावरकर और संघ के औलादों, आप लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, अब अमेरिका के तलवे चाटते हो, घसीट कर संसद में तो लाएंगे। ऐसी भाषा में हमने शायद ही कभी सुना हो कि चारों तरफ एनडीए के सांसद हों, बीजेपी के सांसद हों, मोदी शाह के सांसद हों, और उस बीच में राहुल का सांसद कोई घुस करके जाकर के ऐसा ऐलान कर रहा हो। हमेशा आदत है हमारी, हम अकेले काफी हैं। राहुल गांधी भाग जाते हैं, सब भागेंगे, रुको तो भैया, सब भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी भाग जाते हैं, ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए, भाग गए। देश विरोधी है। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने ही भाजपा युवा वाले कार्यकर्ता घुसा दिए, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखे जाइए, हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे, संघ नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। ये ऐसे लोग हैं, ये देश के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज भी अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। ये गुलाम है अमेरिका के, टैरिफ में डर गए, हर जगह डर गए। घबराइए मत, हम सब खड़े हैं नौजवानों के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं। जैसे अमित शाह भागा है ना, ये सब भागेंगे, अभी सब भागेंगे। आप तो राहुल गांधी भगोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं, चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। मंदिर से चंदा चुराया, राम लला को जिसने धोखा दिया,
वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। जो रामलला के साथ नहीं आए वो जवानों के साथ, नौजवानों के साथ कैसे आएंगे? इसलिए हम आपसे आपको आश्वस्त करते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है ऐसे देशद्रोही यहाँ टिक नहीं पाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया, इनमें से एक एक को भगाएंगे, हम भगाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आखिर तमिलनाडु में थलपति विजय ने, जहां पर जिस तमिलनाडु में कांग्रेस और थलपति विजय की सरकार चल रही है गठबंधन वाली, उसने कौन सा ऐसा बिल पारित किया है जो सीधे सीधे मोदी शाह के बिल के खिलाफ में डंके की चोट पर उसे ना मानने वाला बता रहा है? आखिर दोस्तों, सरकार ने वो कौन सा बिल चोरी छुपे पास कर लिया संसद में हंगामे के बीच, जो कि चाय वालों से लेकर रेड़ी पटरी वालों से लेकर सबको एक तरीके से झटका देने वाला? वो भी खबर है दोस्तों, आखिर में आपको दिखाता हूं। क्योंकि दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, अगर अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री मोदी सिंसियरली एक मीटिंग करके संसद में आ जाते, आकर के अपना वक्तव्य दे जाते, जाहिर तौर पर बीते इतने दिनों से उनके ऊपर सवाल नहीं उठ रहे होते। तो क्या अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री सेंसिबल नहीं है? क्या राजनीतिक समझ नहीं है कि इस मुद्दे को कैसे साइड किया जाता? क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों के बीच में भी इंडिया गठबंधन के लोगों ने अब उनसे संपर्क साधना न सिर्फ शुरू किया है, बल्कि उनके बीच में अब गलबैयां भी होने लगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहयोगी पार्टियां हैं, उगते सूरज को सलाम है, बीजेपी ये जानती है। वरना जिस तरीके से, हालांकि देर से हुआ था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मगर इस्तीफा लेकर बीजेपी ने खुद को कई सारी मुश्किलों से बचा लिया था। ऐसे ही मोदी और शाह दोनों संसद में आते, डंके की चोट पर आकर आते और बोलते कि हाँ, वहां पर हमारे बच्चों के साथ में कुछ बल का प्रयोग हुआ, ज्यादा हुआ, जाने अनजाने में पुलिस ने किया, कार्रवाई होगी। एक लाइन काफी होती, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने ऐसा। क्योंकि दोस्तों, अगर ये कहकर के इस मुद्दे को दबा देते और खत्म कर देते, तो फिर मोदी और शाह जिस ऑपरेशन परिसीमन को लेकर के बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था उनका खेमा, उस पर तो जो छीछा लेदर होनी थी। क्योंकि सवाल इस बात पे उठता कि अब क्या। इसीलिए दोस्तों, कभी मारे मरद कभी भागे मरद, यानी कभी लड़ भिड़ करके आप अपने आप को बहादुर दर्शाते हैं और कभी वहां से खिसक लेने में आपकी बहादुरी होती है, आपकी अक्लमंदी होती है। लेकिन दोस्तों, इसी खिसक लेने वाले बिंदु को लेकर विपक्ष अब मोदी और शाह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को कायर दर्शा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में कई बार बार डांट फटकार लगने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की चहती और गटर छाप सोच वाली बददिमाग सांसद कंगना रनौत ने बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर नसीरुद्दीन शाह पर एक गंध उगल दिया, जिससे बीजेपी की मुश्किल और बढ़ गई। क्योंकि दोस्तों, वो क्या लिखती है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में कि सच तो यह है कि हर कोई किसी ना किसी का कुत्ता है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं जिस घर यानी कि देश का खाना खाती हूं, उसी के रखवाली में करती हूं, इसीलिए लड़ती हूं। नसीर साहब, खाते तो इस देश का है, लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए। आज के समय में किसी को कुत्ता कहना भी एक तरीके से तारीफ है, क्योंकि वफादारी और मासूमियत अब बहुत कम देखने को मिलती है। इसीलिए मैं नसीर साहब जैसे लोमड़ी बनने से बेहतर कुत्ता कहलाना पसंद करूंगी। अब दोस्तों, कंगना रनावत ने खुद को कुत्ता कहा, नसीरुद्दीन के लिए लोमड़ी के शब्द का प्रयोग किया। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने जंतर मंतर पर बीते दिनों कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे कि वो आए थे छात्रों के लिए, जब बर्बरता हुई उससे पहले भी आए थे, और उस पूरे सरकार को लेकर, पुलिस प्रशासन की टीमों को लेकर, पुलिसिया बर्बरता को लेकर खरी खोटी सुनाई थी लोगों को सोशल मीडिया पर। कोई भी सुनाता दोस्तों, क्योंकि छात्राओं के साथ सरकार ने कराया ही ऐसा था। उस समय नसीरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के उन दोगले लोगों को लेकर के सवाल भी उठाया था जो चुप थे। भावनाओं में बहकर के नसीरुद्दीन शाह ने यहां तक कह दिया था, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है वो बोल नहीं सकते। जब नाजुक हालात में भी, जब जुल्म जबर के खिलाफ भी करोड़ों कमाने वाले लोग ना बोलें, और ख़ास तौर पर जो जनजी इनको सैकड़ों करोड़ कमवाता है, जो ऐसे लोगों के लिए ना बोल सकें, तो फिर इनके लिए क्या ही कहा जाए। मगर दोस्तों, अब कंगना रनावत तो सीधे सीधे नसीरुद्दीन के बहाने, दरअसल नसीरुद्दीन के बहाने मुस्लिमों को भी टारगेट करने का मौका ढूंढने लगी, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में उस एक मीटिंग की अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई इंफॉर्मेशन आ नहीं पाई कि राहुल की किन लोगों के साथ में
वो मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी के सहयोगी भी शामिल थे। अब वो बीजेपी का सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी पार्टी का नेता कौन था, लेकिन इतना तो तय है कि अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, अंदर खाने जो कुछ खिचड़ी पक रही है, उसमें शाह के लिए मुश्किलें नहीं हैं, बल्कि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जिसमें शायद इस्तीफा भी कम पड़ जाए। क्योंकि एक तरफ तो ये सारी स्थितियां और दूसरी तरफ इसी तरफ सरकार ने क्या किया है, बड़ी चालाकी। अगर आप ठेले, रेड़ी, पटरी, दुकान वाली या किसी भी माध्यम से डिजिटली ग्राहकों से सामान के दाम आप पैसे डिजिटली लेते हैं, चाहे पेटीएम से, फ़ोन पे से, गूगल पे से, भारत पे से या किसी भी माध्यम से, तो आपको लूटने का काम सरकार ने कर दिया, एक बिल पारित कर दिया। और ये सरकार और उसके साहब कहते हैं कि हम तो चाय वाले हैं, हम तो आम लोग हैं। सुनिए ज़रा किस तरीके से संसद के भीतर संजय सिंह ने इनके धागे खोले। पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। इस बिल के विरोध में अपनी बात कहते हुए अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लिया जाए। माननीय श्रीमती महुआ। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होना है, क्या अमित शाह संसद में पहुंच करके उन सवालों का जवाब देने की हिम्मत रखते हैं? आप भी पूछिए सवाल, लेकिन सवाल पूछने से के लिए जरूरी है कि आप पहले जागरूक हों, अपने अधिकारों को पहचानें, अपनी राय लिखें।